हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोमिला टीचिंग पॉइंट। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे KVS PRT 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हम ओनली EVS का जो सेक्शन है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सारे EVS के क्वेश्चंस राइट डाउन करे हैं और साथ ही साथ उसके साथ जो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी मैंने साथ में नोट डाउन कर दिए हुए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टॉरड जोन लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड, कि जो टॉरड जोन है वो किन लैटिट्यूड के बीच लाई करता है। तो ये करता है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच, यानी कि जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है उनके बीच ये लाई करता है। ट्रांसफर ऑफ हीट वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमोसफेयर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट में रन ऑफ। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस करेक्ट सेक्स रेशियो फॉर इंडिया, कि इंडिया की सेक्स रेशियो क्या थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 1000 मेल के 940 फीमेल पर 1000 मेल। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन्हें कौन सी एजेंसी चलाती है? गवर्नमेंटल एजेंसीज। यहाँ ओनली मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और साथ में उनके जो आंसर्स थे, इनके जो और ऑप्शंस थे वो मैंने राइट डाउन नहीं किए हैं। तो साथ के साथ दिल्ली एंड कन्याकुमारी के बीच रेलगाड़ी आरंभ करने का अधिकार किसके पास होगा? यानी कि अगर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु के अंडर आता है, तमिलनाडु में है, और दिल्ली के बीच अगर कोई रेलगाड़ी चलाई जा रही है तो उसमें कौन डिसाइड करेगा? उसके जो सारे रूल रेगुलेशन हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें डिसाइड करती है। क्योंकि अगर कोई ट्रेन विद इन द स्टेट चलाई जा रही है तो उसका राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और अगर स्टेट के बाहर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर कल्टिवेटिंग स्मॉल plots of land using simple tools and दिल्ली एंड कन्याकुमारी के बीच रेलगाड़ी आरंभ करने का अधिकार किसके पास होगा? यानी कि अगर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु के अंडर आता है, तमिलनाडु में है, और दिल्ली के बीच अगर कोई रेलगाड़ी चलाई जा रही है तो उसमें कौन डिसाइड करेगा? उसके जो सारे रूल रेगुलेशन हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें डिसाइड करती है। क्योंकि अगर कोई ट्रेन विद इन द स्टेट चलाई जा रही है तो उसका राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और अगर स्टेट के बाहर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर कल्टिवेटिंग स्मॉल plots of land using simple tools and more labor in the plains are categorized। जो स्मॉल प्लॉट्स का मतलब जो छोटी जोत वाले खेतों को
The farmer cultivating small plots of land using simple tools and more labor in the plains are categorized. तो उनको किसमें कैटेगराइज किया जाता है? जो किसान छोटी जोत वाले खेतों को जोतते हैं, तो वो आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर। तो यहाँ हमारे पास और कितने टाइप की एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, क्योंकि ये किसी ना किसी और एग्जाम में फिर से पूछी जा सकती है या हो सकता है इसी एग्जाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है डेयरी फार्मिंग, इसके एग्जांपल्स है जैसे बटर, चीज़ या आइसक्रीम वगैरह कोई चीज़ें बनाई जा रही है और वो मिल्क प्रोडक्ट से बनाई जा रही है, तो वो डेयरी फार्मिंग में आएगी। कमर्शियल चीज़ों में आएगी, इसको हम एग्री बिजनेस भी बोलते हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग में आती है। इसमें क्रॉप ग्रोन फॉर सेल टू रिटर्न अ प्रॉफिट, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही कैश क्रॉप वगैरह जिसमें उगाई जाती है। तो अगर इंडिया एक कॉमन एग्जांपल देखा जाए कमर्शियल फार्मिंग का, वो है टबैको, और इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट, इसका जो प्रोडक्शन है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या आती है? ये भी एक कमर्शियल टाइप की ही फार्मिंग है, लेकिन इसके अंडर जो चीज़ें आती हैं जो प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो हुई, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू नट वगैरह, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन अंडर द प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वेयर बाय क्रॉप्स आर ग्रोन कमर्शियल पर्पस। यहाँ पे भी चीज़ें कमर्शियल पर्पस से उगाई जाती है, लेकिन यहाँ क्या होगी? ग्रेन होंगे, अनाज होंगे, जैसे कि वीट एंड मेज, यानी कि गेहूं और जो मक्की है वो कमर्शियल ग्रेन के अंडर आएगी। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एरिया या छोटे खेतों में ये खेती की जाती है, और ये मोस्टली डिपेंड करती है मॉनसून पे कि बारिश कब हो रही है। नेचुरल फर्टिलिटी एंड लेस लेबर, इसमें लेबर इतनी ज़्यादा नहीं होते, लगभग जितने किसी फैमिली में मेंबर्स होते हैं वो ही काम कर रहे होते हैं, बाहर से कोई लेबर हायर नहीं किया होता इसमें। और ये टोटली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है कब बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। जो पानी की है वो इतनी ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में था वहाँ पे लेस लेबर थी, और यहाँ पे लेबर बहुत होती है, यानी कि फैमिली के बाहर के मेंबर भी यहाँ पे हायर हो रहे होंगे, और थोड़े जो आपके प्लॉट है वो कंपैरेटिवली इसके बड़े होंगे। इसमें आपकी जैसे फसलें उगाई जाती है, वीट, सोयाबीन या बेल वगैरह, जौ वगैरह उगाई जाती है। जहाँ पानी कम मात्रा में होता है वहीं पे ये जौ की फसल उगाई जाती है। ये इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चंस और बन रहे थे फार्मिंग से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th 5-year प्लान, यानी कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई थी? तो 1997 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने % पाई जाती है? यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कितनी हमारी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, देन ऑक्सीजन 20.95 यानी कि 21%, CO2 0.03% से 0.04%, और बाकी होती है हमारी आर्गन, हीलियम एटसेट्रा, जो अदर या वाटर ड्रॉपलेट होते हैं या एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज होस्ट एंड द गैबन प्रोसेस फॉर्म्ड बाय, जो होस्ट एंड गैबन है वो प्रोसेस किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? फॉल्टिंग के द्वारा ये फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 80 डिग्री ईस्ट व्हेन द लोकल टाइम एट 20 डिग्री ईस्ट इज 10 AM। इसमें पूछा गया है कि 80 डिग्री ईस्ट में क्या समय हो रहा होगा जब 20 डिग्री ईस्ट में 10 बजे है।
तो हमें पता है कि 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट के बराबर, और 20 डिग्री और 80 डिग्री के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो 60 डिग्री एंगल और बन रहे हैं। 60 डिग्री एंगल को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो वो 240 मिनट्स होंगे, और 240 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास लगभग 4 घंटे आ जाएंगे। तो अगर आपके पास 4 घंटे आ रहे हैं तो हम 10 में ऐड कर देंगे 10 + 4 2 PM, तो लगभग जो आपका 80 डिग्री ईस्ट में इस टाइम 4 बज रहे होंगे, सॉरी 4 नहीं 2 PM 2 बज रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? टेरेस फार्मिंग जो सीढ़ीदार खेत है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? वो है हिल स्लोप्स पर, यानी कि जो पहाड़ी ढलानें होती हैं वहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है मोनार्की ऑफ पावर किसके पास होती है? जो मोनार्की, जहाँ पे मोनार्की रूल होते हैं वहाँ पे राजा के पास सारी पावर्स होती है और राजा ही सारी चीज़ें को रूल रेगुलेशन कंडक्ट करता है। 2011 के बीच इंडिया 2001 एंड 11 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी इंक्रीज हुई है? तो ये 17.64% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की? तो ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जो इंडिया की सेंसस से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन सेंसस से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इफ पैरेलल आर्क ड्रॉन मार्क्ड एट एन इंटरवल 1 डिग्री हाउ मैनी ऑफ देम वुड बी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? कि अगर 1 डिग्री में कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइनें ऐसी फॉर्म होगी? देयर विल बी 89 पैरेलल लाइन इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, 89 इन द नॉर्थ एंड 89 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये 179 इंक्लूडिंग इक्वेटर, क्योंकि 89 + 89 हमारे पास जो बनेगा वो 178 बनेगा एंड प्लस इक्वेटर इज 179। Thank you for watching my video.